गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। लास्ट टर्न पर बेटा अपन ने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया और चैप्टर नंबर 4 शुरू किया था, स्पेशल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। उसके मैंने 4 मेथड बताए थे: एपोमिक्सिस, एगेमोस्पर्मी, माइक्रो प्रोपेगेशन, इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके अंदर बेटा अपन ने फर्स्ट था एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस को अपने कंप्लीट कर लिया और उसका जो इम्पोर्टेंस रह रहा था वो मैं बताना चाहूँगा, तो रेडी हो जाओ आगे वाले टॉपिक के लिए। आज अपन इसके अंदर एपोमिक्सिस के जो इम्पोर्टेंस है और उससे रिलेटेड मैंने 1-2 क्वेश्चन भी दिए थे। एक इम्पोर्टेंस वाला दिया था, अगर आपने कर लिया है तो बेटर है, नहीं तो फिर जो अभी बता रहा हूँ उनमें से कोई 1-2 पॉइंट लिखने थे वो लिख लेना। और एपोमिक्सिस का डेफिनेशन भी दिया था। ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा। तो देखें इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस का महत्व। एपोमिक्सिस क्या होता है? देखे बेटा, इन एपोमिक्सिस मियोसिस डिवीजन इज नॉट इन्वॉल्व एंड क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट और रिकम्बाइन। प्लांट्स ऑब्टेन बाय दिस प्रोसेस आर सिमिलर टू द मदर प्लांट, सो टू मेक क्लोन एपोमिक्सिस इज यूज्ड। कहने का मतलब एपोमिक्सिस के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि इसके अंदर मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, साथ ही साथ गैमेटिक फ्यूजन या युग्मक संलयन की क्रिया भी नहीं होती। तो कहने का मतलब इनके अंदर ये जो है एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन कह सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, जिससे गुणसूत्रों का पृथक्करण और पुनर्योजन नहीं होता। अतः इस प्रकार से बनने वाले पादप सभी लक्षणों में मात्र पादप के समान होते हैं, क्योंकि जो मदर प्लांट के आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर वेरिएशन आने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि एक ही जीव से बन रहे हैं। इस वजह से इनके अंदर जो है, ध्यान देना बेटा कि क्या होता है कि इसमें जो पादप डेवलप होंगे वो मदर प्लांट की तरह ही होंगे, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एक ही जीव से डेवलपमेंट हो रहा है। ओके बेटा, आगे देखें। इसके बाद देखो, we can conserve the beneficial characters for a long period in crop plant by this process। फसली पादपों में इस प्रकार के जनन से उसके लाभदायक लक्षणों को अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है। मतलब उनके जो यूजफुल लक्षण होते हैं, यूजफुल कैरेक्टर्स होते हैं, उनको लंबे समय तक अपन कंजर्व करके रख सकते हैं। ओके बेटा, इसके अलावा 1-2 इम्पोर्टेंस और है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको करवा दिए। इसके बाद में अगला आता है एगेमोस्पर्मी, या इसको हिंदी में कहेंगे अनिषेक बीजता। क्या कहेंगे? अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता का जो अध्ययन अपने बेटा फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने कर लिया है, तो यहाँ वापस अपन डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस इन फर्स्ट चैप्टर। तो ए माने एब्सेंट, गैमस माने फर्टिलाइजेशन, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। मतलब इनके अंदर मतलब सीड तो बनते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया देखने को नहीं मिलती। तो आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर मेरे पिछले वाले वीडियो देखना, आप उसके अंदर मिलेगा आपको। तो ये जो है उसी तरीके से है, तो ज़्यादा अपन इसके अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद में थर्ड है माइक्रो प्रोपेगेशन, या इसको हिंदी में कहेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या कहेंगे? सूक्ष्म प्रवर्धन। ये ध्यान रखना बेटा, सूक्ष्म प्रवर्धन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लेबोरेटरी के अंदर पेड़ पौधों का कल्चर करवाया जाता है। लेबोरेटरी के अंदर पेड़ पौधों के निर्माण की जो प्रोसेस होती है वो है सूक्ष्म प्रवर्धन। द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स बाय ग्रोइंग प्लांटलेट इन टिश्यू कल्चर एंड देन प्लांटिंग देम आउट। कहने का मतलब लेबोरेटरी के अंदर पेड़ पौधों के कल्चर कराने की जो प्रोसेस है, निर्माण कराने की जो प्रोसेस है, उसको कहेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन।
उत्तक संवर्धन के माध्यम से पादप के पुनर्जनन या पुनरुद्भवन को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। उत्तक संवर्धन जैसे बेटा टेस्ट ट्यूब में भी आपने नाम सुना होगा, परख नली शिशु, तो उनके अंदर क्या करते हैं कि लेबोरेटरी के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन करवाते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसी प्रकार सूक्ष्म प्रवर्धन के अंदर क्या करते हैं, पेड़ पौधों का जो निर्माण है वो लेबोरेटरी के अंदर करवाया जाता है और फिर उनको जब छोटे प्लांटलेट बन जाते हैं तो फिर उनको इन्वायरमेंट में ग्रो करने के लिए लगा देते हैं। किस तरीके से होता है देखो देखें, इनके अंदर क्या होती है, टेस्ट ट्यूब की तरह ही एक मतलब बड़ी सी ट्यूब होती है, उसको कहते हैं कल्चर ट्यूब या संवर्धन नलिका। इनके अंदर क्या करते हैं, अपन जो है बाहर से जो पेड़ पौधों के जो टुकड़े है या भाग लेते हैं, जड़ है, तना है, पत्ती है, बीज है, ओके, तो उनके जो टुकड़े अपन लेते हैं तो उनको कहते हैं एक्सप्लांट। क्या कहेंगे, एक्सप्लांट, या हिंदी में कहेंगे कर्तोतक। ये बायोटेक वाले चैप्टर के अंदर अपन आगे और भी पढ़ेंगे, तो अभी आप ब्रीफली थोड़ा सा समझ लो, इनको कहेंगे एक्सप्लांट। फिर इन एक्सप्लांट को क्या करते हैं, जैसे ये पोषक माध्यम जो मतलब उनकी ग्रोथ के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उनको अपन लेबोरेटरी में तैयार करते हैं, इनको न्यूट्रिएंट मीडियम कहेंगे। और इनको मतलब इनोक्यूलेट कर दिया जाता है एक्स प्लांट को, या जो प्लांट के जो पार्ट होते हैं या टुकड़े होते हैं, फॉरसेप की सहायता से, चिमटी की सहायता से, और ऊपर लगा देते हैं कॉटन। ओके, ये टोटली जो प्रोसेस हो रही है ये एसेप्टिक कंडीशन के अंदर होती है लेबोरेटरी के अंदर। ओके बेटा, लेबोरेटरी के अंदर इस तरीके से तैयार करके फिर अपन क्या करेंगे, इनको कुछ समय के लिए लेबोरेटरी के अंदर ही इस प्रकार के रूम्स होते हैं, कल्चर रूम वगैरह है, उनके अंदर रख देते हैं। खूब सारे टेस्ट ट्यूब तैयार करते हैं, ऐसे ऐसे कम से कम 10 से 15-20। फिर इनको क्या करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर रख देते हैं। कुछ समय बाद अपन देखते हैं तो ये यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, अनडिफरेंशिएटेड इनको इसलिए कहते हैं कि इनसे कहने का मतलब अभी ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अंग का विकास नहीं हुआ है, इस वजह से इनको अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल कहते हैं, उसको कहेंगे कैलस। ओके बेटा, अब ये जो कैलस बन जाता है फिर क्या होता है कि इन कैलस से आधार की तरफ तो धीरे धीरे जड़ों का विकास होता है और ऊपर की तरफ तने का। ये देखो बेटा, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बनता है, भ्रूणीय स्ट्रक्चर, और नीचे की तरफ जड़ें, ऊपर की तरफ तने वाला पोर्शन होता है। और इससे कहने का मतलब ये छोटे छोटे प्लांटलेट बन जाते हैं। फिर इन प्लांटलेट को इन्वायरमेंट के अंदर रूपित कर देते हैं। ओके बेटा, तो इससे जो मतलब प्लांट जो वातावरण के अंदर अपन ग्रो करवाते हैं वो डिजीज फ्री होते हैं। इनका फ़ायदा ये है कि अपन कमर्शियल पर्पज़ के लिए कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी ऋतु के, और साथ ही साथ अच्छा उत्पादन भी अपन को मिल सकता है टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा। और ये जो है टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर जो पेड़ पौधा का कल्चर करवाने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन। ओके बेटा, और ये जो है आर्केड, ग्लैडियोलस, क्राइसैंथेमम उनके अंदर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये लेबोरेटरी के अंदर जो कल्चर करवाने की जो प्रोसेस थी उसको अपन ने नाम दिया माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन। ओके, अब देखो अगली जो अपन कर रहे हैं इसके अंदर इसके बाद एक टर्म आती है जिसका नाम है पॉली एम्ब्रियोनी या बहु भ्रूणता। इसके अंदर ध्यान देना बेटा, बहु भ्रूणता क्या होती है, द डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो फ्रॉम ओव्यूल, सीड और फर्टिलाइज ओवम इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। क्या मतलब हो गया कि एक ही बीजांड में, एक ही बीजांड के अंदर जब एक से अधिक भ्रूण का डेवलपमेंट हो जाता है तो उनको कहेंगे बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी। एक ही बीजांड बीज या निषेचित अंड में एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता के ऊपर बेटा शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना। इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। समझ रहे आप, एनिमल्स के अंदर भी आप देखते हैं ना कभी कभार, जैसे डेवलपमेंट, बेबी का डेवलपमेंट है 2-3 इस तरीके से होता है, या फिर ये
5 के स्थान पर 6, या आउटग्रोथ जैसे होती है। तो भ्रूण का जो डेवलपमेंट होता है जिसमें एक से अधिक भ्रूण का डेवलपमेंट हो एक ही बीजांड के अंदर, बीज के अंदर नीचे शीतांड में, तो उसको कहेंगे बहुभ्रूणता। इन 1719 एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक फर्स्ट डिस्क्राइब्ड पॉलीएम्ब्रियोनी इन द सीड ऑफ ऑरेंज। सबसे पहले 1719 के अंदर एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने संतरे के बीजों में क्या किया था, बहुभ्रूणता का पता लगाया था। ओके बेटा, सबसे पहले 1719 के अंदर, ध्यान रखना, पूछ सकते हैं किसने बताया था, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक 1719 के अंदर। और किस में लगाया था, सबसे पहले संतरे के बीजों के अंदर बहुभ्रूणता का पता लगाया था। इट इज अ कॉमन फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। ये जो अनावर्त बीजी पादप है, अनावर्त बीजी पादपों का ये एक सामान्य लक्षण होता है बहुभ्रूणता। ओके, वेयर इट इज फाउंड इन सम एंजियोस्पर्म। इसके अलावा कुछ एक जो आवर्त बीजी पादप होते हैं जैसे लेमन है, टोबैको है, ऑनियन है, क्रोटेलेरिया एटसेट्रा, उनके अंदर भी बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। देखें, जबकि अनावर्त बीजी पादपों में यह कुछ वंश में ही पाई जाती है जैसे नींबू, तंबाकू, प्याज, क्रोटेलेरिया एटसेट्रा। आगे देखें, इन मोस्ट ऑफ दीज प्लांट ओनली वन एम्ब्रियो डेवलप्स इन वन सीड एंड अदर एम्ब्रियो डीजनरेट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। क्या बात हुई कि एक से अधिक भ्रूण तो बन रहे हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट है ओनली एक ही होता है, बाकी ऑटोमेटिकली डीजनरेट हो जाते हैं। समझ रहे हो? इन अधिकांश पादपों में बहुभ्रूणता की स्थिति में एक स्वस्थ बीज में एक ही भ्रूण परिपक्व होता है। शेष भ्रूण विकास की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब डेवलपमेंट जो है वो एक का ही देखने को मिलता है, बाकी सब जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। ये था पॉलीएम्ब्रियोनी। इसके ऊपर बेटा शॉर्ट नोट है, या किसने खोज की, किसने पता लगाया, किस में लगाया, कब लगाया, ये पूछ सकते हैं, परिभाषा पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। ओके, अब देखें इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान देना बेटा, कॉजेज ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी इन एंजियोस्पर्म। अब बहुभ्रूणता के देखो, जिम्नोस्पर्म के अंदर तो मैंने आपको बताया कि जो अनावर्त बीजी पादप है उनका तो सामान्य लक्षण है बहुभ्रूणता का, लेकिन जो आवर्त बीजी पादप होते हैं उनमें किस कारण से बहुभ्रूणता डेवलप होती है। देखें, पॉलीएम्ब्रियोनी इज अ जनरल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। अनावर्त बीजी पादपों का एक सामान्य लक्षण होता है, बट इट अराइजेज इन एंजियोस्पर्म प्लांट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। जबकि आवर्त बीजी पादपों में यह निम्न कारणों से उत्पन्न हो सकती है। बहुभ्रूणता अनावर्त बीजी पादपों का सामान्य लक्षण है, जबकि आवर्त बीजी पादपों में यह निम्न कारणों से उत्पन्न हो सकती है। नंबर 1, क्लीवेज इन प्रोएम्ब्रियो। प्रोएम्ब्रियो क्या मतलब हो गया, प्राक भ्रूण के विदलन से। देखो बेटा, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है जाइगोट। ओके, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। समझ रहे हो? तो क्लीवेज ऑफ प्रोएम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो जाइगोट के बाद और एम्ब्रियो के पहले की जो स्टेज होती है उसको कहेंगे प्रोएम्ब्रियो। तो इनके अंदर कहने का मतलब क्या हो जाता है, क्लीवेज हो जाता है, विदलन हो जाता है। इस वजह से इनके अंदर एक से अधिक भ्रूण देखने को मिलते हैं। ओके बेटा, इस तरीके से क्लीवेज ऑफ प्रोएम्ब्रियो फर्स्ट इसका कारण था कि भाई जो प्रोएम्ब्रियो है उसका अगर किसी कारणवश क्लीवेज हो जाता है, विदलन हो जाता है, टूट जाता है, तो उससे बहुभ्रूणता की स्थिति देखने को मिलती है। ओके बेटा, आगे देखें सेकंड पॉइंट, एलोंग विद एग सेल इन एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अदर सेल टू। भ्रूण कोश में अंड कोशिका के साथ साथ किसी अन्य कोशिका से भी भ्रूण के विकास से। क्या मतलब हो गया कि भ्रूण कोश के अंदर अंड कोशिका तो है ही, वो तो नर युग्मक के साथ फ्यूज होकर के भ्रूण बनाएगी, लेकिन अंड कोशिका के अलावा अगर अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका है, प्रतिमुखी कोशिका है, ध्रुवीय कोशिका है, वो अगर भ्रूण बना रही है तो उसको कहेंगे, मतलब ये भी बहुभ्रूणता की कंडीशन होगी। भ्रूण कोश में अंड कोशिका के साथ साथ किसी अन्य कोशिका से भी भ्रूण के विकास से भी मतलब बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। ओके बेटा, क्योंकि अब देखो जैसे सहायक कोशिका से जो अगर भ्रूण बनेंगे या जो
प्रतिमुखी कोशिकाएं उससे तो अगुणित होंगे, और अंड कोशिका से जो बनेंगे, क्योंकि वो तो नीचे से हो रही है, और उससे जो बनेंगे वो डिप्लॉइड होंगे। ओके, और ये जो मतलब जो भ्रूणपोष बना रही है द्वितीयक केंद्रक। ओके, तो जो भ्रूण का जो डेवलपमेंट है अंड कोशिका के अलावा अगर किसी सहायक कोशिका से या प्रतिमुखी कोशिकाओं से होता है तो वो भी मतलब बहुभ्रूणता के केस के अंदर आता है। इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इन एन ओव्यूल। एक ही बीजांड में, ध्यान देना बेटा, एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष, बीजांड एक ही है, खूब सारे एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाते हैं, और हर एक जो है, हर एक के अंदर जो अंड कोशिका है वो भ्रूण का निर्माण करती है, तो ये बहुभ्रूणता हो गई। एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष के विकास से, समझ रहे हो, ये था अंड कोशिका के साथ कोई अगर अन्य कोशिका भ्रूण बना रही है तो बहुभ्रूणता है। ये एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष के विकास से भी बहुभ्रूणता का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद में बाय द एक्टिवेटेड स्पोरोफाइटिक सेल इन ओव्यूल, क्या मतलब हो गया, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोषों के विकास से स्पोरोफाइटिक सेल, स्पोरोफाइटिक सेल का मतलब हो गया बीजांड काय या अध्यावरण की अगर कोशिकाएं जो है वो अगर भ्रूण का निर्माण कर रही है तो उससे भी मतलब बहुभ्रूणता की स्थिति डेवलप हो सकती है, बहुभ्रूणता की स्थिति को अपन क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से बेटा ये 4 पॉइंट थे इसके कारण जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर बहुभ्रूणता के। फर्स्ट था क्लीवेज इन एम्ब्रियो, पराग भ्रूण के विदलन से। सेकंड था एलोंग विद एग सेल के अतिरिक्त इन एम्ब्रियो से एक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अदर सेल टू, भ्रूण में अंड कोशिका के साथ साथ किसी अन्य कोशिका से भी भ्रूण के विकास से। थर्ड था डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इन एन ओव्यूल, एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष के विकास से। फोर्थ था बाय द एक्टिवेटेड स्पोरोफाइटिक सेल इन ओव्यूल, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष के विकास से। समझ रहे हो, सॉरी बेटा, देखो बाय द एक्टिवेटेड स्पोरोफाइटिक सेल इन ओव्यूल, तो इसका ये है मतलब, कहने का मतलब स्पोरोफाइटिक बीजाणुद्भिद कोशिकाओं की सक्रियता से, बीजांड की बीजाणुद्भिद कोशिकाओं की सक्रियता से, ये थोड़ा सही कर लेना बेटा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, सॉरी। बीजांड की बीजाणुद्भिद कोशिकाओं, कहने का मतलब बीजांड का है, अध्यावरण है, अगर उन कोशिकाओं से भ्रूण बन रहा है तो वो हो जाएगा बहुभ्रूणता की स्थिति। इसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता का क्या महत्व है, ध्यान देना बेटा। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी इन हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, जेनेटिक्स, आनुवंशिकी एंड प्लांट रिप्रोडक्शन आर एज फॉलोज। उद्यान विज्ञान, कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी, पादप प्रजनन के क्षेत्र में बहुभ्रूणता की सार्थक भूमिका निम्नानुसार है। फर्स्ट, एडवेंटिव एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम न्यूसेलस आर क्लोन टू मदर प्लांट, कहने का मतलब बीजांड काय से विकसित होने वाले अपस्थानिक भ्रूण मात्र पादप के समरूप होते हैं। क्या मतलब हो गया, क्योंकि इनके अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट एक ही पादप से हो रहा है, तो ये मदर प्लांट के आइडेंटिकल होते हैं। सेकंड, प्लांट्स डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियो फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूसेलस आर विगर इन नेचर, कहने का मतलब बीजांड काय से विकसित भ्रूण से प्राप्त पादप ओज से भरपूर होते हैं। ओज का मतलब क्या हो गया कि उनके अंदर पोषक पदार्थों से भरपूर होते हैं, जिनके अंदर पोषक पदार्थ जो है प्रॉपर अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट देखो, देखें, एम्ब्रियोज डेवलप्ड फ्रॉम न्यूसेलस आर डिजीज फ्री, क्या मतलब हो गया, न्यूसेलस से जो पादप डेवलप हो रहे हैं, भ्रूण डेवलप हो रहे हैं, वो डिजीज फ्री होंगे। लाइक वायरस फ्री क्लोन ऑफ लेमन आर ऑब्टेन फ्रॉम पॉलीएम्ब्रियोनी, बीजांड काय से विकसित भ्रूण रोग रहित होते हैं, अतः नींबू की किस्मों के विषाणु रहित क्लोन बीजांड काय संवर्धन से प्राप्त किए जा सकते हैं। ओके बेटा, किसके, नींबू की किस्मों के विषाणु रहित क्लोन जो है न्यूसेलस का अगर कल्चर करवाया जाए उन पादपों के न्यूसेलस का, तो मतलब वायरस फ्री प्लांट जो है प्राप्त किए जा सकते हैं, वायरस फ्री क्लोन। ओके, इसके बाद देखो, देखें, दीज टाइप ऑफ हैप्लॉइड एम्ब्रियोज आर रियली इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ साइटोलॉजी,
क्या मतलब हो गया कि अगुणित भ्रूणों का कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपयोग है। अगुणित भ्रूण जो हैप्लॉइड भ्रूण होते हैं, मतलब अगुणित कोशिकाओं से जो डेवलपमेंट होते हैं, तो उनको कहते हैं, उनका मतलब कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपयोग है इस प्रकार के पादप के डेवलपमेंट के अंदर। ओके बेटा, आगे देखें। These type of embryos can be developed into homozygous lines after colchicine treatment, which has its importance in plant breeding experiments. क्या मतलब हो गया, इन अगुणित भ्रूणों को कॉल्चिसिन द्वारा उपचारित कर समयुग्मकी वंशावली को विकसित किया जाता है, जिनकी पादप प्रजनन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या मतलब हो गया कि अगुणित भ्रूणों को कॉल्चिसिन एक प्रकार का रसायन है बेटा, एक पादप होता है जिसका नाम है कॉल्चिकम ऑटमनेल, उनकी जड़ों से एक रसायन प्राप्त होता है जिसका नाम है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन के द्वारा समयुग्मकी वंशावली को विकसित किया जा सकता है, होमोजाइगस लाइन्स जिसे कहते हैं। तो ये भी जो है पादप प्रजनन के क्षेत्र में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये था अपना पॉलीएम्ब्रियोनी के कारण, और इसके अलावा जो एंजियोस्पर्म के अंदर अपन ने देख लिया, और साथ ही साथ सिग्निफिकेंस देख लिया पॉलीएम्ब्रियोनी का, बहुभ्रूणता का महत्व। इसके बाद में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दिस मेथड वाज ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब इन चैप्टर फर्स्ट। ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लिया है, नहीं तो आप मेरे पिछले वीडियो देखना, उनके अंदर आपको मिल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर जो है मैंने अपलोड कर रखा है, तो उस बार जो है टाइम वेस्ट होता है, अपलोड ये जो है करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर पिछले वीडियो मैंने देखे हैं, पिछले वीडियो अगर आपने देखे हैं तो ठीक है, और नहीं तो वीडियो देखना, उसके अंदर आपको ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आगे एक टॉपिक और आया था एगैमोस्पर्मी, वो मैंने पिछले जो वीडियो अपने हुए हैं उसके अंदर अपन ने कर लिए हैं। ओके बेटा, ये था अपना आज का लेक्चर, और कहने का मतलब जो थोड़ा रिमेनिंग जो टाइम रह रहा है उसके अंदर मैं अगला 6 चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसके 1-2 क्वेश्चन आंसर है वो नोट डाउन कर लो, और बाकी अगर कोई डाउट है, समस्या है, तो आप जो है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 9460656610, उसके ऊपर मैसेज भी कर सकते हैं, आपको संतुष्ट जवाब मिलेगा। ओके बेटा, 1-2 क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, बहुभ्रूणता के 2 कारण लिखिए। गिव 2 रीजन ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। बहुभ्रूणता के 2 कारण बताने हैं। इसके बाद में जनन अपबीजाणुकता तथा कायिक अपबीजाणुकता में विभेद कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन जनरेटिव एपोस्पोरी एंड सोमेटिक एपोस्पोरी। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क के अंदर पढ़ना, नोट डाउन करना, और कोई भी समस्या है तो बता देना। ओके, फिर अपन अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन, 6th चैप्टर। देखें, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सेफ इन प्लांट्स। पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण। ओके, पादपों में जल अवशोषण का कार्य किसके द्वारा होता है, रसारोहण क्या है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपना टॉपिक आ रहा है वाटर एब्जॉर्प्शन एंड पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स। पेड़ पौधों में जल अवशोषण और जो है उसका मार्ग। तो ध्यान देना बेटा, जल एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, इम्पोर्टेंट घटक है। ओके, क्योंकि जो डेली एक्टिविटीज है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जो संपन्न होती है जलीय माध्यम के अंदर ही संपन्न होती है। तो जो पानी बह जाता है उसको तो कहेंगे रन अवे वाटर, मतलब जो पानी है, तालाब है, पोखर है, झील है, समुद्र है, उनका हिस्सा बन जाता है, बह जाता है, भूमि के द्वारा रिश्ता नहीं है, तो उनको तो कहेंगे रन अवे वाटर या अपवाहित जल। साथ ही साथ जो जल मृदा जल का हिस्सा बनता है, बरसात के द्वारा जो बरसात होती है, तो जो पानी मृदा के द्वारा अंदर रिश्ता है या अंदर ग्रहण किया जाता है, मृदा द्वारा अवशोषित किया जाता है, उसको कहेंगे सॉइल वाटर या मृदा जल। अब ध्यान देना बेटा, मृदा जल भी 3 प्रकार के या ऐसे प्रकार खूब है, तो इसको भी अपन ने फर्दर क्लासीफाई किया, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए, ध्यान देना बेटा, ये सपोज करो सॉइल सरफेस है और ये मान लीजिए कोई प्लांट है,
ओके, ये लीफ है, ये स्टेम और ये रूट है। रूट, स्टेम और लीफ, पत्ती, तना और जड़। अब होता क्या है कि सबसे पहले मैं आपको ग्रेविटेशनल वाटर बता रहा हूँ। ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं उनसे बहुत दूर होता है। सपोज करो यहाँ पर है, तो ये जो है सीधी सी बात है, अगर इतना दूर है तो इन जड़ों के द्वारा ये अवशोषित नहीं किया जाता। तो इनको अपन क्या करते हैं, ट्यूबवेल के माध्यम से बाहर निकालते हैं, फिर इनको सिंचाई के अंदर काम में लेते हैं, लेकिन डायरेक्टली जड़ों के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता। ओके, तो ग्रेविटेशनल वाटर जो है जड़ों द्वारा अवशोषित नहीं होता। दूसरा होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर के अंदर क्या होता है कि जो सॉइल पार्टिकल होते हैं, सॉइल पार्टिकल के चारों ओर क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है सॉइल पार्टिकल के साथ मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। जड़ें इतना फोर्स नहीं लगा पाती इन सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर कि जो ये जल जो है अवशोषित कर सके। कहने का मतलब सॉइल पार्टिकल के चारों ओर जो मतलब जल के जो अणु होते हैं उससे मतलब ये सॉइल पार्टिकल जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ मतलब मजबूती से बंधे हुए रहते हैं, तो ये जल भी जड़ों के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता, आर्द्रताग्राही वाटर। इसके बाद में क्या होता है कि जो सॉइल पार्टिकल जो है, सॉइल पार्टिकल के बीच में एयर स्पेस पाए जाते हैं, रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान के बीच में जो जल प्रेजेंट होता है, सॉइल पार्टिकल है, समझ रहे हो, इनके बीच में जो जल प्रेजेंट होता है उनको कहते हैं कैपिलरी वाटर। और कैपिलरी वाटर जो है वो जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ध्यान देना बेटा, एक कैपिलरी वाटर ही एक ऐसा वाटर है जो जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। बाकी जो है मतलब हाइग्रोस्कोपिक वाटर और साथ ही साथ ग्रेविटेशनल वाटर, ये जो है जड़ों के द्वारा अवशोषित नहीं किए जाते। तो ध्यान देना बेटा। हाँ, केसी का जल जो है, कैपिलरी वाटर जो है, कैपिलरी वाटर इज़ द वाटर विच इज़ इजीली अवेलेबल टू प्लांट। केसी का जल पौधों को सुगमता से उपलब्ध होता है। ग्रेविटेशनल वाटर, इनको तो ट्यूबवेल के माध्यम से, और इनके अंदर क्या है, ये सॉइल पार्टिकल के बीच में। इस वजह से ये जो जल है मतलब हाइग्रोस्कोपिक और जो आर्द्रता ग्रेविटेशन, ये डायरेक्टली जो जड़ें अवशोषित नहीं करती, कैपिलरी वाटर जो है अवशोषित किया जाता है। ओके, क्योंकि इनके अंदर सॉइल पार्टिकल और वाटर के बीच में मतलब हाईली अट्रैक्शन होता है, इस वजह से जड़ें इस जल को अवशोषित नहीं कर पाती। फिर वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। अब वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ध्यान देना बेटा। सबसे पहले मैं लोअर प्लांट की बात कर रहा हूँ। जो निम्न स्तरीय पादप के अंदर सबसे पहले अपन ने पढ़े थे थैलोफाइट, एल्गी है। एल्गी ध्यान रखना सवाल है या लील है या काई है जिसको कहते हैं। अब उनकी तो पूरी बॉडी ही जल के कांटेक्ट में रहती है, और साथ ही साथ इनको लोअर प्लांट इसलिए कहते हैं कि इनकी जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। पादप शरीर जो है जड़, तना और पत्ती के अंदर विभेदित नहीं होता, और इस वजह से मतलब इनके अंदर क्या होता है कि जो क्योंकि टोटली जल के कांटेक्ट में ही रहती है, तो इस वजह से मतलब पूरी बॉडी से जल अवशोषण का कार्य किया जाता है। एक्वेटिक हैबिटेट में है, जलीय आवास में है, और इवोल्यूशन इन वाटर, क्योंकि इनका जो डेवलपमेंट ही वाटर के अंदर हुआ है, इस वजह से मतलब पूरी बॉडी जल के कांटेक्ट में है। तो इनके अंदर जो कोई विशेष ऑर्गन तो नहीं होते, पूरी बॉडी के द्वारा जल अवशोषण की क्रिया की जाती है। इसके बाद ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के अंदर क्या होता है कि उनके अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, इनको कहते हैं राइजोइड, और राइजोइड्स के द्वारा इनके अंदर क्या होता है कि जल अवशोषण का कार्य किया जाता है। इसके बाद आते हैं टेरिडोफाइट। इससे थोड़े डेवलप है, उनके अंदर राइजोइड्स और रूट सिस्टम थोड़ा डेवलप होता है इनके अंदर, मतलब डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो जड़ें हैं, मूलाबास है, इनके द्वारा टेरिडोफाइट के अंदर जल अवशोषण का कार्य किया जाता है। ओके, तो ये तो थे बेटा एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ये लोअर प्लांट जो है लोअर प्लांट्स होते हैं। और इनको लोअर प्लांट इसलिए कहते हैं कि प्लांट बॉडी जो होती है वेल डेवलप नहीं होती जड़, तना और पत्ती के अंदर, रूट, स्टेम और लीफ के अंदर। अब आता है जिम्नोस्पर्म की बात। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये क्या हायर प्लांट हैं। इनके अंदर जल अवशोषण के लिए विशेष प्रकार का सिस्टम होता है जिसको कहते हैं रूट, और इसको अपन नेक्स्ट टर्न पे आगे डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो आज अपन इतना ही रखेंगे, फिर आगे जो है एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म के एंजियोस्पर्म जो हायर प्लांट होते हैं उनमें रूट के अंदर किस तरीके से जल अवशोषण होता है वो बताऊंगा। ओके बेटा, पढ़ना, कोई डाउट है तो बता देना। किसी भी प्रकार की समस्या है मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको संतुष्ट जवाब मिलेगा। और जो काम डाला है काम करते रहें, पढ़ते रहें, नोट डाउन करते रहें और रिवीजन भी करते रहें, वीडियो देखते रहें,
कोई भी समस्या है, डाउट है तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। इसी चैप्टर को अपन नेक्स्ट रन पर कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।